नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं प्रभाव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस सफ़र के पार्ट 4 में, मतलब कि चैप्टर नंबर 4 में, जिसका टाइटल है मरते साम्राज्य की मारक समस्याएं। और ये चालू होता है प्रायश्चित की प्रगति पार्ट 3 से। प्रायश्चित की प्रगति के दोनों पार्ट्स आप पिछले चैप्टर 3 में सुन चुके हो। दुनिया की कोई ताकत बूढ़ों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती थी। अपनी असीम आध्यात्मिक शक्ति के साथ नंगे और दुखते पांवों के जोर से गांधी जी एक गांव से दूसरे गांव पहुंचते जा रहे थे, दुख दर्द के घावों और प्रेम का मरहम लगाते हुए। घाव धीरे धीरे भरने लगे। गांधी जी की दुर्बल व ओजस्वी काया के दूर से देखते ही लोगों का क्रोध शांत पड़ने लगता। कुछ अनिश्चय व अनिच्छा से नोआखाली के दलदली क्षेत्रों में शांति की छाया आखिर फैलना शुरू हुई। नोआखाली के खतरनाक क्षेत्रों में भी मनु ने महात्मा का साथ नहीं छोड़ा। मनु तब 19 वर्ष की युवती थी। गांधी जी की वह दूर की पोती लगती थी। गांधी जी और उनकी पत्नी ने उसे अपनी सगी पोती की तरह पाला था। कस्तूरबाई गांधी ने जब अंतिम सांसें ली तो उसकी सेवा मनु ने ही की थी। मरने से पहले कस्तूरबाई ने मनु का पूरा उत्तरदायित्व महात्मा गांधी को सौंप दिया। न जाने कितने लोग हैं जो मुझे बापू कहते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं मां बनूंगा, ऐसा गांधी जी ने मनु को वचन दिया था। मां की तरह ही गांधी जी उसके भोजन, रहन सहन, शिक्षा और धार्मिक संस्कार का ध्यान रखते थे। मनु ने विवाह न करने का फैसला किया था, क्योंकि जैसा कि उसने महात्मा गांधी जी के सामने स्वीकार कर लिया था, उसके मन में अभी तक उस यौन भावना का अंकुर फूटा ही नहीं था जो उसकी उम्र की हर औसत युवती में होता है। गांधी जी ब्रह्मचर्य के अनन्य भक्त तो थे ही। मनु के निर्णय का उन्होंने हार्दिक स्वागत किया। मनु गांधी जी के प्रति इतनी समर्पित थी कि एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। मुसलमानों की हिंसा जिस नोआखाली में धू धू कर जल रही थी, वहां जाते समय गांधी जी मनु को साथ न रखें, ऐसा आग्रह सभी ने किया था, किंतु न गांधी जी माने थे न मनु। मनु के जीवन का क्षण गांधी जी की सेवा के लिए समर्पित था। गांधी जी भी अपनी धर्मपुत्री को पल भर के लिए भी अलग नहीं करना चाहते थे। नोआखाली में यदि मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या की थी, तो इसकी प्रतिहिंसा में बिहार के हिंदू मुसलमानों पर टूट पड़े थे। घृणा की लपटें वहां भी आसमान छू रही थीं। नोआखाली में शांति स्थापना के बाद गांधी जी अपने थके पैरों से बिहार की ओर चल दिए। नई दिल्ली, मार्च और अप्रैल 1947। माउंट बेटन की बग्गी वॉइस रॉय के निवास की ओर बढ़ी जा रही थी। नौसेना की सफेद यूनिफॉर्म में माउंट बेटन इतने स्वच्छ और सुंदर लग रहे थे जैसे कोई फिल्मी सितारा। उनके शांत चेहरे पर आत्मीय मुस्कान खिली हुई थी। लेडी माउंटबेटन बगल में बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। माउंटबेटन के अंगरक्षक ज्यों ही बंगले की सीढ़ियों तक पहुंचे, त्यों ही शाही बिगुल वादकों की टुकड़ी ने एक नए वायसरॉय के स्वागत में अपने बैक पाइपों के स्वर गूंजा दिए। लॉर्ड वेविल, जिन्हें अब वायसरॉय का पद छोड़कर चले जाना था, सीढ़ियों के सीट्स पर खड़े थे। उनके होठों पर फीकी और उदास मुस्कान थी। नई दिल्ली में दो वायसरॉयों की मौजूदगी परंपरा के अनुकूल तो नहीं ही थी। परंपरा यह थी कि जाने वाला वायसरॉय जब भारत भूमि छोड़ चुका हो, तभी नया वायसरॉय इस देश में कदम रखेगा। माउंटबेटन की जिद थी
कि यह परंपरा तोड़ी जाए, क्योंकि जा रहे वाइसरॉय लॉर्ड वेवल के साथ लॉर्ड माउंटबेटन को आमने सामने बातचीत करनी थी। सीढ़ियां चढ़ रहे माउंटबेटन ने वेवल की नजरों से नजरें मिलाए रखकर सम्मान सूचक सर हिलाया। दोनों वाइसरॉयों ने सीढ़ियों के शीर्ष पर औपचारिक बातचीत में कुछ मिनट गुजारे, जिस दौरान अनेकानेक कैमरे की फ्लैश गनें चौंधती रहीं। जहां तक बाहरी व्यक्तित्व का सवाल था, दोनों वाइसरॉयों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ रहा था। माउंटबेटन फिल्मी सितारों जैसे आकर्षण, आत्मविश्वास और सक्रियता की मूर्ति, वहीं वेविल हारा हुआ उदास सिपाही, दुनिया के तमाशे को अपनी एक आंख से देखता हुआ। माउंटबेटन को साथ लेकर वेविल ने टीक वुड के उन भारी दरवाजों की ओर बढ़ना शुरू किया जिनसे उस बार वाइसरॉय का अध्ययन कक्ष था, और जहां अनेक अजब मारक समस्याएं नए वाइसरॉय की प्रतीक्षा में बैठी थी। मुझे दुख है कि आपको मेरी जगह बैठना पड़ रहा है, वेविल ने बोलना शुरू किया। सुनकर माउंटबेटन को हल्का आघात पहुंचा। आपका मतलब यह तो नहीं कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूं? ओह नो नो, वेविल ने तुरंत स्पष्ट किया। आपकी क्षमताओं से मैं खूब परिचित हूं। दरअसल मुझे आपके साथ सहानुभूति हो रही है, क्योंकि जो काम सौंपकर आपको यहाँ भेजा गया है वह ऐसा है कि उसे हम लगभग असंभव कह सकते हैं। गुत्थियां सुलझाने की मैंने अधिकतम चेष्टा कर देखी, कोई परिणाम नहीं। व्हाइट हॉल की तरफ से नाम मात्र की सहायता नहीं मिलती। यहाँ हालात वहां पहुंच चुके हैं जहां से वापसी की कोई संभावना नहीं हुआ करती है। शांतिपूर्वक वेविल ने बताना शुरू किया कि गुत्थियां सुलझाने के लिए क्या क्या कोशिशें वे कर चुके हैं। फिर वह उठे और अपनी तिजोरी तक पहुंचे। तिजोरी में केवल 2 चीजें थीं, वे चीजें जिनके अलावा नए वाइसरॉय को देने के लिए पुराने वाइसरॉय के पास कुछ भी नहीं था। पहली चीज एक लकड़ी के बक्से में रखी थी। चटक रंग के मखमल पर वह जोरों से चमक रही थी। वह था हीरो जड़ा एक पदक, ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, माउंटबेटन के नए कार्यालय का प्रतीक। 48 घंटों के बाद नए वाइसरॉय का जब शपथ समारोह होगा तो इसी पदक को अपने गले में पहनकर माउंटबेटन आगे आएंगे। दूसरी चीज थी एक सुंदर सी मजबूत फाइल जिस पर यह शब्द लिखे हुए थे, ऑपरेशन मैड हाउस, मतलब पागल खाने का अभियान। भारत की समस्याएं सुलझाने का जो एकमात्र उपाय उस सिपाही वाइसरॉय को सूझ सका था, उसका प्रस्ताव इसी फाइल में था। वेविल ने उदासी के साथ वह फाइल तिजोरी से निकाली और मेज पर रख दी। मैंने इस पर मैड हाउस लिख रखा है, लॉर्ड वेविल बोले। सचमुच आज के भारत और किसी पागल खाने की समस्याओं में कोई अंतर नहीं। काश मैं बता सकता कि इस पागल खाने में बुद्धि की रोशनी फैलाने का उपाय क्या है। इसके बाद माउंटबेटन ने फाइल खोलकर पढ़ना शुरू किया। वेविल के प्रस्ताव के अनुसार चलने का तो यही अर्थ निकलता कि मोहनदास गांधी की राय अंग्रेजों ने मान ली है और भारत को भगवान भरोसे छोड़कर वे खिसक रहे हैं। प्रस्ताव था कि भारत के प्रांतों को अंग्रेज एक एक कर छोड़ना शुरू करें। पहले स्त्रियां और बच्चे निकल जाए, फिर नागरिक निकले और अंत में सैनिक। मैं जानता हूं यह प्रस्ताव घटिया और भयंकर है, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं कोई और सलाह नहीं दे सकता। वेविल ने गहरी सांस लेकर बोला, मुझे बेहद खेद है। मैं ही जानता हूं कि मुझे कितना खेद है। काश मैं आपके सामने इसके अलावा कुछ और भी रख सकता।
वेवेल के अध्ययन कक्ष में लॉर्ड माउंटबेटन को आभास मिलता जा रहा था कि नए वॉइसरॉय का पद संभालने के साथ उनका जीवन क्या से क्या हो जाएगा। उस अध्ययन कक्ष के ठीक ऊपर के कमरे में लेडी माउंटबेटन को भी बड़े अविस्मरणीय ढंग से आभास मिल गया कि उनके नए जीवन की रूपरेखा क्या होने जा रही है। निजी कमरे में पहुंचने के साथ एडविना माउंटबेटन ने एक नौकर को आदेश दिया कि मिसन और जिव नामक 2 नन्हे कुत्ते हमारे साथ आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी, इनके लिए कुछ लेकर आओ। उस समय एडविना माउंटबेटन की आंखें फैली की फैली रह गईं जब आधे घंटे बाद 2 नौकरों ने उनके शयन कक्ष में बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रवेश किया। दोनों नौकर शानदार पगड़ लगाए हुए थे। दोनों के हाथों में चांदी की एक एक ट्रे, हर ट्रे में चीनी मिट्टी की एक एक प्लेट में अभी अभी भूना गया मुर्ग शानदार स्वादिष्ट स्लाइसों में कटा कटाया। लेडी माउंटबेटन मुर्ग की उन स्लाइसों को देखती रह गई। पिछले अनेक हफ्तों से भागदौड़ में फंसी लेडी माउंटबेटन ने उतना स्वादिष्ट भोजन चखा तो दूर, सूंघा भी नहीं था। दोनों नन्हे कुत्ते उनके पैरों के पास खड़े होकर भौंक रहे थे। उन्होंने कुत्तों की ओर उड़ती नजर से देख लिया। हर बात की एक हद होती है, लेडी माउंटबेटन ने सोचा। इतना पौष्टिक भोजन कुत्तों को कैसे दिया जा सकता है? प्लेटें इधर लाओ, उन्होंने हाथ बढ़ाया। नौकर प्लेटें देकर चले गए। लेडी माउंटबेटन दोनों प्लेटें उठाकर स्थिर चाल से स्नाना घर में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। जो महिला आगामी कुछ महीनों में वॉइसरॉय के मेहमान बनने वाले 25,000 लोगों को खिलाने पिलाने वाली थी, उसी महिला लेडी माउंटबेटन ने बंद स्नानागार में छिपकर उन भुने हुए मुर्गों को झटपट खा डाला, जो मूलतः उन्हीं के कुत्तों के लिए तैयार किए गए थे। साम्राज्य विस्तार की उस महान कहानी का अंतिम परिच्छेद शुरू होने ही वाला था। गिनती के मिनटों के बाद 24 मार्च 1947 के उस दिन भारत पर राज्य करने वाला अंतिम अंग्रेज वॉइसरॉय के सुनहरे सिंहासन पर आरूढ़ होने जा रहा था। इंग्लैंड के महामना सम्राट का 20वां और अंतिम प्रतिनिधि। वह समारोह आयोजित हो रहा था दरबार हॉल में, जिसकी भव्यता का मुकाबला कर सके ऐसे कक्ष दुनिया में बहुत कम है। लॉर्ड माउंटबेटन ने घुटनों तक पहुंच रहा अपना ट्यूनिक जब पहनना शुरू किया तो उनकी आंखों के सामने से भूतकाल के कुछ दृश्य सामने आए। लगभग 25 वर्ष पहले शाही राजकुमार के साथ माउंटबेटन भारत आए थे। तब यहाँ के वॉइसरॉय का ठाठ देखकर राजकुमार के मुंह से बरबस निकल पड़ा था कि मुझे पहली बार पता चल रहा है कि एक राजा को कैसे रहना चाहिए। वॉइसरॉय के ठाठ से माउंटबेटन की आंखें भी खुली रह गई थी। उस दिन क्या किसी ने सपने में भी ख्याल नहीं किया होगा कि वॉइसरॉय का वही सिंहासन 4वीं शताब्दी बाद स्वयं माउंटबेटन के अधिकार में होगा। दरवाजे पर हुई धीमी खटखटाहट ने लॉर्ड माउंटबेटन के विचारों में खलल पहुंचाया। उन्होंने पलटकर देखा, शयन कक्ष के दरवाजे पर जो था उस पर से आंखें हटाना मुश्किल हो गया। अपने भूरे बालों पर हीरो जड़ा मुकुट पहने हुए लेडी माउंटबेटन दरवाजे के सुंदर फ्रेम में स्थिर खड़ी मुस्कुरा रही थी। रेशम के सफेद गाउन में उनका एक हरा बदन उतना ही लोचदार और भव्य लग रहा था जितना कि उस दिन जब विवाह के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को बाह में बाह डाले वह गिरजाघर से बाहर निकल रही थी। कुछ मामलों में लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन का चरित्र उत्तर दक्षिण था। गहरे से गहरे तनाव में भी लॉर्ड माउंटबेटन इतने विटल नहीं हो जाते थे कि रात को चैन की नींद न ले सके। ठीक विपरीत एडविना माउंटबेटन की अधिकांश रातें
नींद की गोली के खुमार में व्यतीत होती। अपने नाना की अतुल संपत्ति एडविना ने उत्तराधिकार में पाई थी। लॉर्ड माउंटबेटन से विवाह होने से पहले ही एडविना के उनके छोटे बड़े पारिवारिक रिश्ते इंग्लैंड के राजघराने के साथ जुड़े हुए थे। एडविना की मां की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उस कोमल वय में एडविना को ऐसे अनेक कड़वे अनुभव हुए जिनसे उनका स्वभाव अंतर्मुखी हो गया। जरा सी बात उन्हें भारी चोट पहुंचा सकती थी। किसी भी कटु अनुभव को भूलना उनके लिए संभव नहीं था। कड़वी यादें घुन की तरह उनके व्यक्तित्व को खाए जाती। लॉर्ड माउंटबेटन आसानी से आलोचना करते थे और स्वयं की आलोचना को आसानी से सुनते भी थे। लेडी माउंटबेटन हर शब्द को जैसे तौल कर बोला करती। इसी तरह उनके साथ बातचीत करने वाले को भी एक एक शब्द संभल कर सामने रखना होता। ऐसे विरोधाभास के बावजूद लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन में एक बात अवश्य मिलती जुलती थी कि वे मानवता के सम्मान करता थे। मानवता की रक्षा के लिए जान पर खेल जाना भी उनके लिए मुश्किल नहीं था। युद्ध के दिनों में एडविना माउंटबेटन ने सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड का संचालन किया था, जिसमें 60,000 कार्यकर्ता थे। जब जापान ने हथियार छोड़े तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एडविना से कहा कि वह तुरंत जापान के युद्ध बंदियों के कैंप का दौरा करें। मित्र सेनाओं के हजारों सैनिक उन शिविरों में अटके पड़े थे और उनकी खैर खबर पूछने वाला कोई भी नहीं था। पति के कमांड पर एक भी सिपाही मलय भूमि में कदम रखता उससे पहले ही लेडी माउंटबेटन वहां पहुंच गई, बिना इस बात की परवाह किए कि वहां अभी भी जापानियों का नियंत्रण है और अंग्रेजों के प्रति वे तीव्र घृणा से उबल रहे होंगे। एडविना माउंटबेटन के पास आत्मरक्षा का यदि कोई हथियार था तो मात्र अपने पति का पत्र। उनके कर्मचारियों में मात्र 5 व्यक्ति थे, एक सचिव, पति द्वारा साथ भेजे गए 3 अधिकारी और एक भारतीय एडीसी। उन्होंने बिना किसी भय के बालिकपान, मनीला और हांगकांग तक यात्राएं की। मित्र राष्ट्रों के हजारों सैनिक भोजन और दवाओं के अभाव में जापानियों के युद्ध बंदी शिविरों में मरे जा रहे थे। एडविना ने जापानियों से बहसें और झड़पें कर उन सबको भोजन व दवाएं दिलाईं। इस प्रकार एडविना ने कुल कितने हजार लोगों की जीवन रक्षा की, हिसाब लगाना मुश्किल है। आभारी मित्र राष्ट्रों ने युद्ध काल के अनेक पदक एडविना माउंटबेटन पर न्यौछावर किए। अब एडविना को नई दिल्ली में अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर फिर एक बार अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग लेना था। लेडी माउंटबेटन अपने पति की सर्वप्रथम सलाहकार और हमराज थी। विपत्ति के क्षणों में पति के मनोबल को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी नई दिल्ली में उन्हीं को सर्वाधिक निभानी थी। जिद्दी और भावुक भारतीय नेताओं को, जो किसी भी तरह उनके पति के प्रभाव को ग्रहण न कर रहे हो, समझा बुझाकर विवेकशील बनाने का दुष्कर कार्य लेडी माउंटबेटन के अलावा भला कौन करता। ठीक अपने पति की तरह लेडी माउंटबेटन भी भारत से विदा लेते समय अपने चरित्र और माधुर्य की अमिट छाप छोड़ जाने वाली थी। भारतीयों ने आज तक जितना सम्मान किसी भी अंग्रेज महिला का नहीं किया, उतना सम्मान वह लेडी माउंटबेटन का करने वाले थे। दरवाजे की सुंदर चौखट को पीछे छोड़ एडविना माउंटबेटन ने अपने पति की ओर बढ़ना शुरू किया। फिर से लॉर्ड माउंटबेटन को पुराने दिन याद आ गए। वे दोनों अभी जहां खड़े थे वहां से वह जगह मुश्किल से 1 मील दूर थी, जहां लुईस माउंटबेटन ने लगभग चौथाई शताब्दी पहले एडविना एशले से थरथराते स्वर में पूछा था, मुझसे शादी करोगी? वह तारीख थी 14 फरवरी 1922 और लुईस माउंटबेटन अपने दूर के भाई शाही राजकुमार के साथ
भारत की सैर करने आया था। राजकुमार के सम्मान में वॉइसरॉय की ओर से बॉल का आयोजन हुआ था। बॉल एक बॉल पार्टी होती है जो अभी भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में निभाई जाती है, जिसमें कपल साथ में डांस करते हैं। बॉल का जब 5वां डांस चल रहा था तब लुइस और एडविना चुपके से एक तरफ खिसक गए थे। उसी शाम जब उन लोगों ने बॉल की आयोजिका वॉइसरीन लेडी रीडिंग के सामने आकर अपने निर्णय का समाचार रखा था तो लेडी रीडिंग को विशेष प्रसन्नता नहीं हुई थी। लेडी रीडिंग ने एडविना की एक आंटी के नाम पत्र लिखते समय अंकित किया था कि लुइस माउंटबेटन जिंदगी में कोई खास तरक्की कर सके वो ऐसा नौजवान नहीं है। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को लेडी रीडिंग के वे शब्द आज सहसा याद आए बिना न रह सके। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया, उसे लेडी रीडिंग के सुनहरे सिंहासन पर बैठने के लिए सहर्ष खींचकर ले चले। दरबार हॉल में आयोजित उस अत्यंत भव्य शपथ समारोह में लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वॉइसरॉय बना दिया। गिनती के मिनटों के उस समारोह ने उन्हें दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली मनुष्यों के बीच ला बिठाया। समारोह के बाद परंपरा के विरुद्ध जाकर सलाहकारों की राय का सम्मान न करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन दरबार हॉल के माइक्रोफोन की ओर बढ़ गए। समारोह के मेहमानों के समक्ष उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण दिया। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ मुझे कितना कठिन कार्य कर दिखाना है। बड़ी से बड़ी संख्या में लोग मेरे प्रति अधिक से अधिक शुभकामना रखें, तभी यह कार्य पूरा हो सकता है। आज मैं इसी शुभकामना के लिए संपूर्ण भारत के सामने हाथ फैला रहा हूं। इसके 45 मिनट बाद धूमधाम की भारी पोशाक से छुटकारा पाकर अपनी सामान्य पोशाक में लॉर्ड माउंटबेटन मेज के सामने आ बैठे। अगले ही क्षण चपरासी ने गंभीरता पूर्वक उनके आगे ट्रे रख दी। ट्रे में चमड़े का बना हरे रंग का एक डिस्पैच बॉक्स था, जिसे नए वॉइसरॉय ने खोला। भीतर एक दस्तावेज था। सहसा कितनी अधिक शक्तियां लॉर्ड माउंटबेटन को मिल गई हैं और उन शक्तियों को वह किस सीमा तक बेलगाम उपयोगी कर सकते हैं। इसका साक्षात प्रमाण था वह दस्तावेज। फांसी की सजा पाए एक मर्द ने जीवन दान के लिए आवेदन किया था। रोमांच और आतंक के साथ माउंटबेटन उस ब्यौरे को पढ़ने लगे कि उस व्यक्ति को फांसी क्यों दी गई। उसने पूरी भीड़ के सामने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह मारा पीटा था कि वह मर गई। प्रत्यक्षदर्शी इतने अधिक थे और हर साक्ष्य इतना ठोस था कि फांसी की सजा यदि दी गई तो उसमें अन्याय या अजूबे जैसा कुछ भी नहीं था। अनेक क्षणों तक लॉर्ड माउंटबेटन अनिश्चय के भंवर में फंसे बैठे रह गए। वॉइसरॉय का पद संभालने के बाद अपने प्रथम कार्यालधीन उत्तरदायित्व को इन शब्दों के साथ उन्होंने पूरा किया। ऐसा कोई आधार नहीं कि जिससे जीवन दान देने का विशिष्ट शाही अधिकार यहाँ प्रयोग में लाया जा सके। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने महसूस किया कि अपने विचारों को भारतीय नेताओं पर थोपने से पहले स्वयं के व्यक्तित्व में दिव्यता लाना अत्यंत आवश्यक है। उनका पक्का विश्वास था कि जब तक शानदार चमचमाता शो सामने न रखा जाए तब तक कोई वॉइसरॉय नहीं बन सकता। ऐसे अनेक खर्च थे जिन्हें युद्ध के दिनों में मितव्ययिता के नाम पर रोक दिया गया था। माउंटबेटन ने उन सबको फिर से शुरू करवाया। सभी एडीसी शानदार पूरी पोशाक पहनने लगे। बैंड बाजों का शोर आसमान तक उठने लगा। तलवारें चमचमाने लगी। गार्ड माउंटिंग के रुके हुए समारोह फिर जारी हो गए। रॉब रुतबे के इन क्षणों को माउंटबेटन ने बहुत पसंद किया, लेकिन व्यक्तिगत पसंद की परत के नीचे वास्तव में दूरदर्शिता का पैंतरा रचा जा रहा था।
लॉर्ड माउंटबेटन अपने आसपास की हर चीज को ग्लैमर से भर देना चाहते थे, ताकि भविष्य में वह जब भी कुछ कहें तो हर शब्द का अपना वजन हो। पिछले वाइसरॉय ने समस्याओं को ऑपरेशन मैड हाउस नाम दिया था, जबकि माउंटबेटन उन्हीं समस्याओं की फाइल पर लिखना चाहते थे ऑपरेशन सिडक्शन, वशीकरण अभियान। लॉर्ड माउंटबेटन शासन करने का बिल्कुल नया तरीका अपनाना चाहते थे। एक ओर तो रुतबे और रौब का खुला प्रदर्शन, दूसरी ओर कोमलतम उदारता और स्नेह का हार्दिक परिचय। जब तक अभियान को इन दो चरम बिंदुओं के बीच नहीं फैलाया जाएगा, तब तक भारतीय नेताओं और जनता पर नए वाइसरॉय का वशीकरण चलने वाला नहीं है। इस वशीकरण का उद्देश्य व्यक्तिगत संतोष या आनंद नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन इसे इस प्रकार उपयोगी करने के प्रयास में थे जिससे अंग्रेज सही सलामत भारत त्याग कर सके और उस त्याग के बावजूद भारत सही सलामत भारत खड़ा रह जाए, जातीय दंगों के बोझ तले चरमराकर बैठने न लगे। माउंटबेटन से पहले वाइसरॉय के कार्यकाल में हर काम शाही आनंद से होता था। इस लाक्षणिक अलाली को माउंटबेटन ने एक झटके में दूर कर दिया। उनका कार्यालय शीघ्र ही ऐसे खटाखट कार्य करने लगा जैसे वह शाही महल न हो, सैन्य मुख्यालय हो। माउंटबेटन ने स्वयं इतना ज्यादा काम रोज करना शुरू किया कि अधीनस्थों के छक्के छूटने लगे। भारत के वाइसरॉयों की हत्या की कोशिशें 2 बार हो चुकी थी। फलस्वरूप वाइसरॉय जनता से एकदम कट कर छिपा छिपा रहने लगा था। सुरक्षा के नाम पर उसके और जनता के बीच इतनी गहरी खाई खोद दी गई कि उसकी तली पाताल को छूने लगे। माउंटबेटन ने निर्णय किया कि इस खाई को वो पाट कर ही रहेंगे। सबसे पहली घोषणा उन्होंने यह की कि हर सुबह जब वह अपनी पत्नी या बेटी को साथ लेकर घूमने निकलेंगे तो अंग रक्षकों से घिरे हुए नहीं होंगे। सहयोगियों ने उनके इस कदम का तीव्र विरोध किया, लेकिन जो उन्होंने ठान लिया सो ठान लिया। इसके बाद उन्होंने सप्तनीक एक ऐसा काम किया जो पिछले 200 वर्षों के इतिहास में किसी वाइसरॉय ने सपने में भी नहीं किया था। वे एक ऐसे भारतीय के घर जा पहुंचे जो किसी मामूली रजवाड़े तक का शासक नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली स्थित अपने सादा मकान में जो गार्डन पार्टी दी, उसमें एकाएक सबने आंखें फाड़ कर देखा कि वाइसरॉय और वाइसरीन मंद मंद मुस्कान बिखेरते पैदल चले आ रहे हैं। लोगों की तो बोलती बंद हो गई कि लॉर्ड माउंटबेटन इतने आराम से सरेआम जवाहरलाल नेहरू की बाह में बाह डाली और बातें करते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, इसका हाल पूछ रहे और उससे हाथ मिला रहे हैं। इस सौजन्य से सबको सम्मोहित कर लिया। नेहरू ने उसी शाम अपनी बहन से कहा, गनीमत है, इस बार का वाइसरॉय कम से कम मनुष्य जैसा तो लगता है, वरना अब तक जो आते रहे हैं उनका हाल क्या था। भारतीय सेना के 20 लाख जवानों ने माउंटबेटन के हाथ के नीचे उस समय काम किया था जब वह दक्षिण पूर्वी एशिया का कमांड संभाल रहे थे। भारतीय वीरों ने माउंटबेटन को खुश कर दिया था। वह खुशी लॉर्ड माउंटबेटन ने अब जाहिर की अपने एडीसी कर्मियों में 3 भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति करके। अब तक गिनती के ही भारतीय वाइसरॉय के निवास स्थान में प्रवेश करने का सौभाग्य पा सके थे, विशेष अवसर पर या विशेष आमंत्रण पर। माउंटबेटन ने आदेश दिया कि वाइसरॉय का दरवाजा अब सभी भारतीयों के लिए खुला रखा जाए। कोई पार्टी ऐसी ना हो जिसमें भारतीय आमंत्रित ना किए गए हों। रस्म अदाई के लिए इक्के दुक्के भारतीयों को बुला लेने से काम नहीं चलेगा। कम से कम 50% मेहमान भारतीय होने चाहिए।
लेडी माउंटबेटन भोजन की मेज पर एक और क्रांति ले आई, जो आज तक किसी वाइसरॉय की रसोई घर में नहीं हुआ था। वह एडविना के मात्र एक इशारे पर होने लगा। भारतीय मेहमानों के लिए खास शाकाहारी भोजन पकना शुरू। न केवल इतना, बल्कि छुरी कांटे की अपेक्षा हाथ से खाने और भोजन के अंत में शोरमय कुल्ले करने की छूट भारतीयों को दी गई। सौजन्य का प्रमाण देने वाली ऐसी अनेक बातें थीं, छोटी और बड़ी बातें। जिस देश में उनका प्रणय शुरू हुआ था, उस देश पर लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन स्नेह की वर्षा कर रहे थे। गिनती के ही सप्ताहों में वशीकरण अभियान इतना आगे बढ़ गया कि जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन मजाक में माउंटबेटन से कहा, यदि इसी तरह आपकी लोकप्रियता बढ़ती रही, तब तो आपके साथ सलाह और सौदेबाजी करना बड़ा असंभव हो जाएगा। नेहरू के शब्द इतने विद्युतमय थे कि लॉर्ड माउंटबेटन को एक बारगी यकीन ही ना हो सका था अपने कानों पर। उतने ही अविश्वसनीय और उतने ही विद्युतमय शब्द थे जॉर्ज एबल के, जो भारत की आंतरिक स्थिति के बारे में नए वाइसरॉय को सावधान करने आया था। जॉर्ज एबल पिछले वाइसरॉय का अत्यंत आत्मीय और अनुभवी सलाहकार था। भारतीय जनता के मानस को जितनी गहराई से वह पहचानता था, उतनी गहराई से वाइसरॉय के स्टाफ का कोई अन्य व्यक्ति नहीं। पिछले वाइसरॉय की तरह नए वाइसरॉय ने भी हमेशा उसकी पैनी नजर का सम्मान किया था। माउंटबेटन को इंग्लैंड में ही सावधान कर दिया गया था कि भारत तेजी से गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, किंतु जॉर्ज एबल जो डरावना दृश्य सबके सामने रख रहा था, उसके अनुसार तो गृह युद्ध शुरू होने में मात्र इक्की दुक्की चिंगारियों की कसर थी। तर्क वितर्क, सोच विचार, बहस मुबहिसे का समय गुजर चुका है। जॉर्ज एबल की राय थी, यदि देश को जलजले से बचाना है तो आज मात्र एक चीज की जरूरत है, स्पीड, गति, तीव्रता। एक क्षण भी खोए बिना जो करना है तत्काल कर दिया जाए। एक और व्यक्ति था जिसके शब्दों का माउंटबेटन सर्वाधिक सम्मान करते थे, लॉर्ड स्मे। वह 1940 से 1945 के बीच विंस्टन चर्चिल का चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका था और अब माउंटबेटन के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भारत आया था। उसकी पैनी नजर ने भी वही विश्लेषण किया था जो जॉर्ज एबल ने सामने रखा। भारत की वर्तमान दशा उस जहाज जैसी है जिसमें से आग की लपटें धू धू कर उठ रही हों और जिसके गर्भ में बारूद भरा हो। सारी लड़ाई इसी की है कि आग बारूद तक पहले पहुंचेगी या उससे पहले हम उसे काबू में कर चुके होंगे। ऐसा जॉर्ज एबल ने सामने रखा। भारत का संचालन करने का जो सबसे बड़ा शासकीय यंत्र था, वह बैठा जा रहा था। ICS, इंडियन सिविल सर्विस। युद्ध के दिनों में अंग्रेज अधिकारियों के भारी अभाव के कारण ICS में अनेक अयोग्य कर्मचारी ऊंचे पदों पर जा बैठे थे। शासन चलाना उनके बस का रोग था ही नहीं। हिंदू मुसलमान हिंसा इस सीमा तक बढ़ चुकी थी कि उसकी आग में ICS का अंतिम अवशेष भी भस्म हो सकता था। हर दूसरे तीसरे दिन गांव, नगरों, महानगरों से समाचार आ रहे थे, हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को काट डाला, मार डाला, जला डाला। आग आग आग। माउंटबेटन ने भारतीय पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी को बुलाकर पूछा, क्या पुलिस में इतना दमखम है कि अगर चुस्ती पैदा की जाए तो वह इन जातीय दंगों को काबू में ला सके? नो योर एक्सीलेंसी, मतलब हमारी पुलिस में इतना जोर नहीं। माउंटबेटन ने भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ सर क्लॉड एकिनलेक को बुलाकर भी यही सवाल पूछा और यही जवाब पाया। जातीय दंगों की ताकत सैन्य ताकत से भी आगे बढ़ चुकी थी। माउंटबेटन को शीघ्र ही पता चल गया कि जिन दो प्रमुख दलों
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहयोग से उन्हें भारत के गिरते ढांचे को फिर से खड़ा करना है। उन्हीं के बीच इतना जबरदस्त मनमुटाव है कि उनके सदस्य जब तक आमने सामने हो तो शायद ही कोई बातचीत करते हो। यानी ऐसा अवसर किसी भी क्षण आ सकता था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सहयोग अर्थहीन सा होने लगे और शासन का सारा भार माउंटबेटन के कंधों पर आ जाए। तब यह शासन माउंटबेटन को उस प्रशासकीय संस्था के सहारे चलाना होगा जो पहले ही अपनी योग्यता के बोझ तले बैठी जा रही है। ICS सैन्य के भी पैरों तले से जमीन खिसकना शुरू हो चुकी है। हड़बड़ी इतनी है कि भारत का जो भी भविष्य निर्माण किया जाना है उसके लिए वायसरॉय के पास कुछ महीनों का समय भी नहीं है, केवल गिनती के हफ्ते हैं। इंग्लैंड की एटली सरकार को 2 अप्रैल 1947 के दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी जो पहली रिपोर्ट भेजी उसमें स्पष्ट लिखा कि देश का आंतरिक तनाव सीमा से बाहर जा चुका है। चाहे कितनी ही शीघ्रता से कार्य किया जाए, गृह युद्ध शुरू हो जाने का पूरा खतरा है। इसी के साथ चैप्टर 4 खत्म होता है और कल हम सुनेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है बुढ़ऊ और उसका टूटा सपना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।